हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज हम एक केस करेंगे। ये केस एक मेल पेशेंट का है। ये मेरे पास आया। इसने इसको स्टूल पास करने में इसको बहुत सीवियर बर्निंग और पेन हो रहा था। पिछले एक हफ्ते से पेन हो रहा था। तो उसने अपनी कंप्लेन बताई कि डॉक्टर साहब मुझे ना ये बाथरूम के रास्ते में बहुत पेन होता है। मतलब बाथरूम करते टाइम मुझे पहले पेट में दर्द होता है, ऐसा मरोड़ जैसा आता है। और मरोड़ जैसा आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मोशन जाना पड़ेगा। तो मोशन जाने के बाद मुझे ना ऐसा बहुत अंदर से बहुत बर्निंग लगता है, जलन होती है। और स्टूल भी मुझे प्रॉपर होता नहीं है, थोड़ा सा स्टूल पास होता है। और फिर वो थोड़ा सा स्टूल पास वो थोड़ा पेन रिलीफ होता है एब्डोमेन में। और फिर उसके बाद मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। फिर मुझे थोड़ी देर बाद फिर से वो कॉलिक पेन आता है और फिर से मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है। और मेरा रेक्टम में मेरे जो एनएस का रीजन है वो एकदम ऐसा लगता है कि कुछ तो अंदर भरा है, मतलब वो निकल नहीं रहा है, एकदम लोडेड लगता है, भारी लगता है अंदर। सो मैंने बोला फिर और क्या किया फिर आपने? बोले सर मैंने इसके लिए दवा लिया 2-3 दिन, पर मुझे उससे कुछ भी आराम नहीं हुआ। मैं हल्का खाना ही खा रहा हूँ, मैं ज़्यादा तेल मसाला खाता नहीं हूँ, ओकेजनली। मगर पता नहीं ये दर्द ऐसा हो गया कि मैं मतलब अगर काम पे हूँ या फिर कुछ काम कर रहा हूँ या फिर जॉब पे हूँ तो मुझे वो कॉलिक पेन आता है और मुझे वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है। तो मैंने बोला कि क्या क्या लग रहा है, मतलब फिर क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्या सोच रहे हैं आप इसके बारे में? एक सोचना मतलब सर, मतलब ये पेन ऐसा पेन होता है कि मतलब स्टूल पास करते टाइम वो जितना जलन होता है, मुझे तो वो पेन की वजह से मुझे टेंशन आ रहा है। मतलब जब क्योंकि वो पेन तो ऐसा है कि मैंने वो पहले मुझे कभी पेन नहीं हुआ। पता नहीं ये कैसा पेन है, अजीब सा पेन होता है। ये अजीब सा, पहले ऐसा पेन नहीं था होता था कभी, मतलब आज तक तो मुझे ऐसा पेन हुआ नहीं। ये अजीब सा पेन है एक। तो मुझे वो पेन को लेके मुझे चिंता हो रही है। तो क्योंकि वो इतना बर्निंग होता है, मुझे स्टूल पास करते टाइम भी अगर थोड़ा सा स्टूल पास होता है तो उसमें बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है। तो इसके लिए मैं मतलब जो खाना भी खाता हूँ तो मुझे खाने के बाद भी क्या होता है कि कुछ भी खाया तो उसके बाद मुझे और तकलीफ़ होती है। खाना खाया तो मुझे पेट में दर्द चालू होता है और मुझे फिर से वो वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है और फिर से मुझे दर्द होता है। तो मैंने बोला और क्या चल रहा है दिमाग में इसको लेके, मतलब और क्या सोच रहे हैं इस पेन को लेके? सो उसने बताया कि सर मुझे ना अभी धीरे धीरे मुझे अभी डर लग रहा है। तो मैंने बोला किस बात का डर लग रहा है, मतलब क्या डर हो गया? तो नाउ द केस इस, अब पेशेंट का देखिए एनजाइटी एंड उसके बाद धीरे धीरे उसका फियर डेवलप हो रहा है। तो अब इस केस में मैंने उसको पूछा कि किस बात का डर लग रहा है? बोले सर वो अंदर एकदम भारी भारी लगता है, मुझे लगता है अंदर तो ऐसा कुछ बाहर आएगा, मगर वो आता नहीं है। और मुझे थोड़ा सा ही स्टूल पास होता है, अंदर बहुत लोडेड लगता है। तो मैंने बोला फिर क्या लगता है फिर? बोले सर कहीं कहीं मेरा ये रेक्टम कहीं मेरा पूरा बाहर ना आ जाए, मुझे वो डर लग रहा है कि मेरा रेक्टम कहीं बाहर ना आ जाए, मेरा अंदर का पूरा एनएस रीजन ना बाहर आ जाए, मुझे उस बात का डर लग रहा है अचानक। अभी मुझे 2-3 दिन से वो डर दिमाग में आ गया कि मैं बहुत संभाल के भी, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं कर रहा हूँ इसके लिए कि कहीं मेरा जो वो भारीपन है कहीं मेरा वो नीचे तो नहीं आ रहा है, कहीं मुझे वो कहीं पूरा बाहर आ गया। तो फिर मेरे दिमाग में चलने लगता है कि फिर वो कैसे अंदर जाएगा, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। एंड फिर वो सब वो करेंगे, मतलब वो अंदर कैसे डालेंगे, वो सारा दिमाग में मेरे अचानक से आने लगता है ये सब सोच के। तो मैंने बोला ठीक है और कुछ? तो बोला और बस यही सर, आप बस ये दवा दीजिए, मतलब ये पेन, मतलब पेन बंद हो जाए मेरा एब्डोमेन का और ये स्टूल मेरा नॉर्मल हो जाए। तो मैं बोला ठीक है चलो मैं मेडिसिन देता हूँ एंड मुझे आप बताइए जैसा रहेगा। सो मैंने इस पेशेंट को एलएम पोटेंसी चालू किया 0/1, एलएम पोटेंसी 0/1 एवरी 1 आवरली, ठीक है। बिकॉज पेन ज़्यादा है और हमें रिपीटेशन की ज़रूरत है, पेशेंट को तकलीफ़ ज़्यादा है। तो ये इस बेस पे मैंने उसे 0/1 स्टार्ट किया और एवरी 1 आवरली मैंने बोला कि आज के दिन आपको लेना है, कल इन्फॉर्म करना है। तो पेशेंट का कल मुझे फ़ोन आया कि सर पेन तो बोले मुझे दिन में 4-5 बार जाना पड़ता था वो कॉलिक की पेन होके, मतलब पेट में दर्द होके, वो मुझे कल से एकदम नहीं हुआ। आज सुबह मुझे मोशन हुआ मगर वो बर्निंग नहीं था और वो स्टूल भी एकदम इजीली पास हुआ, स्टूल थोड़ा ही पास हुआ मगर विदाउट बर्निंग, विदाउट पेन, विदाउट स्ट्रेनिंग। मुझे आज स्ट्रेनिंग नहीं लगा। तो मैंने बोला ठीक है सेम कंटिन्यू करो, नेक्स्ट डे बताइए। सेम 1 आवरली फिर से कंटिन्यू किया। सेकेंड डे पेशेंट का कॉल आया, पेशेंट से डॉक्टर साहब अभी बहुत अच्छा लग रहा है, पेन नहीं हुआ, खाना भी मैंने खाया है और आज मोशन भी अच्छे से हो गया है, कल से थोड़ा अच्छा मोशन हुआ है मगर पेन और स्ट्रेनिंग और बर्निंग आज भी नहीं है, एकदम ठीक है। मैंने बोला ठीक है रिपीटेशन में लेते रहिए, अभी उसको आप 2 आवरली कर दीजिए।
ठीक है, क्योंकि अभी पेशेंट बेटर हो गया है तो हमें उसको डोजेस को बढ़ा देना है। तो हमें 2 आवरली स्टार्ट कर दिया 0/1 को ही, ठीक है। सो 2 आवरली देने के बाद मैंने बोला कि 4 डेज़ कंटिन्यूस लेने के बाद मुझे इन्फॉर्म कीजिए। सो पेशेंट ने 4 दिन लगातार लेने के बाद पेशेंट खुद फॉलोअप के लिए आया और उसने बोला सर अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खाना खा रहा हूँ और मेरा स्टूल भी नॉर्मल हो गया है, बर्निंग पेन भी नहीं है, और जो वो लोडेड फीलिंग था, जो डर था मेरे मन में, जो ऐसा भारीपन था, अभी वो मोशन होने के बाद वो मुझे बहुत हल्का लग रहा है। अब मुझे वहाँ कोई प्रेशर या कोई हैवीनेस यहाँ कुछ लग नहीं रहा है। सो पेशेंट वॉज क्वाइट बेटर। 4 to 5 डेज़ में उसके सारे पेन्स और सारे उसका जो मोशन का प्रॉब्लम था, बर्निंग, स्ट्रेनिंग, वो क्लियर हो गया। सो 0/1 देने के बाद 0/1 देने का LM पोटेंसी का मकसद ये था कि पेशेंट को पेन और स्ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा है और हमें रिपीटेशन डोज की ज़रूरत पड़ती है। तो हम LM पोटेंसी तब चूज़ करते हैं जब हमें को लगता है कि हमें रिपीटेशन की ज़रूरत है और पेशेंट को हम सेंटिसिमल में नहीं दे सकते क्योंकि एग्रीवेशन होने के चांस होते हैं। तो LM पोटेंसी इज़ द सेफेस्ट पोटेंसी। आप उसको 1 आवरली दीजिए, आप उसको 5 मिनट्स में दीजिए, आप उसको 10 मिनट्स में दीजिए, डजेंट मैटर। आपकी मेडिसिन सिलेक्शन अगर सही है तो पेशेंट को आप कितने भी रिपीटेशन में दे दीजिए, पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट या कोई एग्रीवेशन पेशेंट फेस नहीं करेगा और पेशेंट इजीली और विद इन वेरी क्विक पेशेंट निकल जाता है LM पोटेंसी से। सो 0/1 से ये पेशेंट 4 से 5 दिनों में उसका काफ़ी नॉर्मल हो गया। तो इस केस में हमें क्या देखना है, अब देखिए कैसे उसका एंजाइटी से शुरू हुआ और फिर एंजाइटी से शुरू होते होते फियर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो पेशेंट ने क्या बोला कि दर्द ऐसा होता है डॉक्टर साहब, अजीब सा दर्द होता है ना, अजीब सा दर्द होता है, ये दर्द तो मुझे पहले नहीं हुआ, ये पता नहीं कैसा दर्द है, अजीब सा दर्द है। डिल्यूजन स्ट्रेंजर सीइंग, ठीक है, एक रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन स्ट्रेंजर सीइंग, डिल्यूजन सीइंग स्ट्रेंजर। उसको वो पेन पहले नहीं होता था, अब ये अजीब सा दर्द है ना, जो उससे समझ में नहीं आता है कि अजीब सा दर्द कैसा दर्द है, स्ट्रेंजर दर्द है। उसके लिए वो पेन कैसा है, स्ट्रेंजर है। तो वो कैसा देख रहा है, उस पेन को स्ट्रेंजर की तरह देख रहा है। तो डिल्यूजन सीइंग स्ट्रेंजर हमारे पास रूब्रिक है और उस स्ट्रेंजर की वजह से उसको क्या चिंता हो रही है, टेंशन हो रहा है ना कि कहीं डॉक्टर साहब वो दर्द अजीब है, पता नहीं कैसा दर्द है, तो उसको टेंशन आ रहा है उसकी वजह से, तो चिंता हो रही है, वो आगे के लिए सोच रहा है। तो एंजाइटी पेन फ्रॉम एनस, ठीक है, हमारे पास रूब्रिक है एंजाइटी पेन फ्रॉम एनस फ्रॉम पेन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रूब्रिक, बहुत अच्छा रूब्रिक है, एंजाइटी पेन एनस फ्रॉम द, तो एक रूब्रिक है। सो इस रूब्रिक को मैंने यहाँ अप्लाई किया। पेशेंट को एंजाइटी कहाँ हो रही है, क्योंकि एनएस रीजन में पेन है, उसको स्टूल पास करने के टाइम पेन हो रहा है, तो ये रूब्रिक वहाँ अप्लाई किया मैंने। नाउ सी, पेशेंट ने क्या बोला कि मैं कुछ भी खाता हूँ डॉक्टर साहब तो मुझे तुरंत और तकलीफ बढ़ जाती है, मेरा और पेन एग्रीवेट हो जाता है और तकलीफ बढ़ जाती है और मुझे मोशन के लिए वापस भागना पड़ता है। तो हमारे पास माइंड चैप्टर में ही रूब्रिक है ईटिंग आफ्टर एग्रीवेट। अभी आप बोलेंगे कि सर ये तो खाना खा रहा है तो माइंड में कैसे आया, तो सब कुछ माइंड है। मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियो में बताया कि पेशेंट जो भी बोलता है, पेशेंट जो कुछ बोलता है वो सारा माइंड है, बिकॉज उसके माइंड को ही अफेक्ट करता है पहले, ठीक है। खाना खाना और उसके जो सेंसेशन फील करता है वो माइंड ही फील करता है पेन का। स्टमक तो फिजिकल पेन है, मगर वो जो पेशेंट से जो माइंड से जो कमांड आती है, पेशेंट को जाना है वॉशरूम और पेन एग्रीवेट हो गया, पेन बढ़ गया, तो सब माइंड से कमांड आता है कि आपको मोशन जाना है, तो ये सारा माइंड ही बॉडी को कंट्रोल करता है। तो एवरीथिंग इज माइंड। तो ईटिंग आफ्टर एग्रीवेट माइंड में ही देखिए आप, ईटिंग आफ्टर एग्रीवेट रूब्रिक है हमारे पास। एंड द फोर्थ रूब्रिक इज, पेशेंट ने क्या बोला कि डॉक्टर साहब मुझे अब डर लग रहा है कि वो जो भारीपन है कहीं वो मेरा एनएस बाहर ना आ जाए, कहीं मेरा एनएस बाहर निकल ना जाए, फिर उसके बाद मैं फिर ये सोचने लगता हूँ कि फिर वो कैसे अंदर जाएगा, वो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वो कैसे अंदर डालेंगे। तो ये बहुत अच्छा रूब्रिक है, ये जो मुझे इस केस में मेरा पूरे केस को ओपन कर देता है। ये है फियर प्रोलैप्स ऑफ एनएस। तो उसको किस बात का डर है, प्रोलैप्स मतलब एनएस बाहर आ जाएगा, फियर प्रोलैप्स ऑफ एनएस। एक तो पहले एंजाइटी था पेन का बिकॉज ऑफ स्ट्रेंजर की वजह से, क्योंकि पेन उसके लिए क्या था, स्ट्रेंजर पेन है, अजीब सा पेन है ना, उसको समझ नहीं आ रहा कैसा पेन है ये पेन नहीं पता था उसके बारे में, ऐसा पेन नहीं पता था, मगर अजीब सा पेन है। तो ये स्ट्रेंजर की वजह से उसको चिंता हुई, एंड नेक्स्ट चिंता उसकी क्या हुई, फियर में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि वो लोडेड फॉर्म जो है उसको लगता है कि कहीं एनएस मेरे को स्टूल पास करते टाइम वो एनएस ना पास हो जाए, मतलब एनएस ही बाहर ना आ जाए। तो ये फियर प्रोलैप्स ऑफ एनएस, ये रूब्रिक मैंने इस केस में अप्लाई किया था। एंड इस रूब्रिक के एक और रूब्रिक है जो मुझे मैंने उस टाइम तो नहीं लिया था इस केस में, जब मैं नाइट्रिक एसिड को थोड़ा सा रूब्रिक फॉर्म में देखने लगा तो ये रूब्रिक मेरे को
उस टाइम दिखा था रेपर्टरी में, क्योंकि पेशेंट ने बताया कि वो जो मेरे दिमाग में आ जाता है कि मेरा रेक्टम बाहर ना आ जाए अगर मैं स्ट्रेनिंग करूँगा, तो मैं फिर वो सोचने लगता हूँ कि वो अंदर कैसे जाएगा, वो जो प्रोसेस है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और फिर बाद में हॉस्पिटल में वो कैसे करेंगे, उसको अंदर कैसे डालेंगे, मुझे एडमिट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, फियर ऑफ अ प्रोसेस क्या होता है, हर एक चीज़ सिस्टमेटिक आप प्रोसेसली कैसे जाते हो। अगर प्रोलैप्स हो गया, अगर उसका रेक्टम बाहर आ गया, तो वो उसके बाद का प्रोसेस का डर रहा है कि उसके बाद उसका कैसे कैसे उसका ये होगा, ट्रीटमेंट होगा, या उसको कैसे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो फियर ऑफ अ प्रोसेस, ये मैंने इस रूब्रिक लिया नहीं था मैंने, बट मैंने जब स्टडी कर रहा था नाइट्रिक एसिड, जब मैं रूब्रिक्स देख रहा था चार्ट में, तो मुझे ये रूब्रिक दिखा विच इज़ परफेक्टली सूटेड इन दिस केस। सो फियर प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम एंड फियर ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। सो इससे मैंने नाइट्रिक एसिड दिया। नाइट्रिक एसिड देने के बाद 4 से 5 दिनों में उसकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और नाइट्रिक एसिड 0/1 मैंने 1 आवरली दिया पहले, उसके बाद मैंने उसे 2 आवरली दिया, और उसके बाद 2 आवरली देने के बाद 4 से 5 दिन में उसको मैंने बंद कर दिया दवा, और सिर्फ एसएल पे रखा 15-20 दिन, उसके बाद वो टोटली नॉर्मल हो गया। सो दिस इज़ अ शॉर्ट केस ऑफ नाइट्रिक एसिड। एंड ये जो रूब्रिक्स मैंने देखे हैं, और एक रूब्रिक जो मैंने लिया था डिलीजन सीइंग स्ट्रेंजर। आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, 2 रूब्रिक बहुत क्लोज चलते हैं इसके साथ, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। एक होता है डिल्यूजन स्ट्रेंजर, फैमिलियर थिंग सीम स्ट्रेंजर। यहाँ क्या है, फैमिलियर थिंग सीन स्ट्रेंजर, मतलब पहले आप उसके बारे में जानते थे, पहले उस बीमारी के बारे में आपको पता था, अब सेम बीमारी कुछ अलग तरीके से दिख रही है, जो आपको लग रहा है कि वो स्ट्रेंज है, वो पहले जैसा नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में एग्जांपल दिया है कि डिल्यूजन स्ट्रेंजर, फैमिलियर थिंग सीम, यहाँ उसको क्या लगा कि पेन एकदम अजीब है, एकदम नया है, कुछ अजीब दिख रहा है उसको, तो डिल्यूजन सीइंग स्ट्रेंजर, सिंपल। और यहाँ क्या रूब्रिक है, जो डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में 2 रूब्रिक में लूँगा, एक डिल्यूजन स्ट्रेंजर, फैमिलियर थिंग सीम, और एक डिल्यूजन स्ट्रेंज लैंड एज इफ इन अ स्ट्रेंज, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे डिल्यूजन स्ट्रेंज, फैमिलियर थिंग सीम। तो एक एक्जिमा का पेशेंट, एक बार फंगल इन्फेक्शन का मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको राउंड पैचेस थे, और उसने वो आके बताया कि डॉक्टर साहब मुझे ये फंगल की इन्फेक्शन तो बहुत सालों से हो रही थी, मतलब मैंने लगाता था ट्यूब, मतलब इतना तकलीफ़ नहीं होता था, चला जाता था, मगर अभी ऐसा हो गया कि पहले वो राउंड पैचेस आते थे तो मैं समझ आता था फंगल इन्फेक्शन है, तो मैं क्रीम लगा लेता था, मगर अभी डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया, उसके अंदर है ना एकदम दाने दाने जैसा निकल रहे हैं, मतलब फोड़ी जैसा आ रहे हैं, और वो फोड़ी बहुत खुजली करते हैं और बहुत पेन होता है उसमें से, मुझे पानी मतलब वो लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है बहुत सारा। मतलब ये तकलीफ़ तो मुझे पहले से थी, मेरे को पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, मगर ये कुछ नया है। ये जो दाने है ना डॉक्टर साहब, ये पहले कभी नहीं आए, ये तकलीफ़ तो मुझे पहले नहीं थी इतने सालों में। फंगल इन्फेक्शन तो मुझे 1 साल से है, मगर ये पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ, वो जो राउंड पैचेस के अंदर दाने निकल रहे हैं, ये कुछ अलग लग रहा है डॉक्टर साहब। तो ये क्या है, फंगल इन्फेक्शन तो फैमिलियर है, वो उसके लिए जो फंगल इन्फेक्शन था उसके लिए राउंड पैचेस वो 1 साल से वो उसके फैमिलियर है, बट इस टाइम क्या हुआ, उसके अंदर एक दाने जैसा आ गया 1 महीने से, विच इज़ स्ट्रेंजर फॉर द पेशेंट। तो डिल्यूजन स्ट्रेंज, फैमिलियर थिंग सीम, मतलब उस फैमिलियर में एक कुछ नया आ गया, एक फैमिली में एक नया सदस्य आ गया, जिससे पेशेंट को लगता है कि ये नया है, ये मेरा फैमिलियर नहीं है, ये उससे कुछ अलग है। तो यहाँ वो एक्जिमा के पैचेस में एक दाना आ गया, विच इज़ स्ट्रेंज फॉर द जो फैमिलियर फंगल था उसमें एक नया चीज़ आ गया। तो ये डिल्यूजन स्ट्रेंज, फैमिलियर थिंग सीम, हम इस तरह से वो रूब्रिक अप्लाई करते हैं। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, आपको बहुत केयरफुली पेशेंट के वर्जन को सुनना होगा, ठीक है। तो ये इस एग्जांपल के साथ मैंने उसे ये रूब्रिक अप्लाई किया था। और एक रूब्रिक है डिल्यूजन स्ट्रेंज लैंड एज इफ इन अ स्ट्रेंज। अब ये स्ट्रेंज लैंड मतलब क्या है, पेशेंट को लगता है कि वो ऐसी जगह आ गया है, ऐसी जगह पे है जहाँ उसने आज तक देखा नहीं है, एकदम नया है उसके लिए। वो लैंड है ना, वो पूरी लैंड ही उसके लिए पूरी नई है, स्ट्रेंज है। तो ऐसे पेशेंट कैसे बोलते हैं, देखिए एक पेशेंट आया मेरे पास, डॉक्टर साहब ये जो मुझे तकलीफ़ है ना, ये मेरे ख़ानदान में आज तक मैंने किसी को नहीं देखी। एक ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट बोलता है टीवी का, डॉक्टर साहब मेरे ख़ानदान में ये बीमारी तो मैंने आज तक सुनी नहीं थी, आज तक मैंने ये बीमारी के बारे में, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरे इतनी पीढ़ी निकल गई, किसी को ये तकलीफ़ नहीं थी, ये पता नहीं मुझे कैसे आ गई, ठीक है। आज तक मेरे घर में मेरी इतनी पीढ़ी निकल गई, बताते हैं कि घर वाले की कभी किसी को टीवी की शिकायत नहीं हुई।
डॉक्टर साहब पर पता नहीं मुझे कैसे आ गई, मैंने कभी ये बीमारी मेरे परिवार में नहीं सुनी, मैंने अपने परिवार में कभी किसी को देखी नहीं ये बीमारी। डिल्यूजन स्ट्रेंज लैंड, इतना लैंड मतलब और पूरा का पूरा एरिया उसके लिए स्ट्रेंज है, ठीक है। लैंड मतलब वो जो जिस जगह पे है, जिस परिवार में है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसने आज तक ज़िंदगी में ये बीमारी का नाम नहीं सुना, इस बीमारी को देखा नहीं है, और वो ऐसी जगह पे आके खड़ा हो गया है जो उसके लिए लगता है कि वो पूरा लैंड ही उसके लिए स्ट्रेंज है। तो डिल्यूजन स्ट्रेंज लैंड, ज़िंदगी में कभी देखी नहीं, कभी सुनी हुई नहीं, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी कभी वो बीमारी किसी ने महसूस नहीं की, कभी किसी को ज़िंदगी में ये बीमारी नहीं हुई है, मैंने नाम तक नहीं सुना डॉक्टर साहब इसका आज तक, मेरे खानदान में किसी को ये हुआ रहेगा। पेशेंट इस तरह से वर्जन बोलते हैं, डिल्यूजन स्ट्रेंज लैंड इन, तो हमें ये रूब्रिक अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये माइन्यूट डिफरेंस आपको हमेशा समझना पड़ेगा, डिल्यूजन स्ट्रेंज लैंड, डिल्यूजन स्ट्रेंज फैमिलियर थिंग सीम और डिल्यूजन स्ट्रेंजर सीइंग। खाली स्ट्रेंजर सीइंग इस केस में बस वो अजीब सा दर्द है, बस वो अजीब सा पेन है, ऐसा पेन नहीं था मेरे को, ऐसा पेन मैंने कभी हुआ नहीं मुझे, और कुछ अजीब सा दर्द है, तो डिल्यूजन स्ट्रेंजर सीइंग। सो दिस इज़ अ केस ऑफ नाइट्रिक एसिड। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट केस के साथ। थैंक यू सो मच।